ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ ठीक है, लेट अस स्टार्ट विथ Fourier series, then we will expand it to Fourier transform. We will check what is the disadvantage in this Fourier series and how this Fourier series led to the formation of Fourier transform, and this how the disadvantage in the Fourier transform lead to the formation of Laplace transform. Clear है यहाँ पर बात समझ में आया? तो एक्चुअल में मेनली हम लोग Fourier सीरीज में Fourier ट्रांसफॉर्म में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि जो है यहाँ पर हम लोग एक थ्योरम भी पढ़ना होता है, मॉड्यूलेशन थ्योरम है, उसको हम लोग को जो है देखना होता है। क्लियर है यहाँ पर? तो वो एक क्वेश्चन आ जाता है नेट में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे, इसमें देखेंगे डिसएडवांटेज क्या था, तो मतलब इसकी इसमें कुछ हद का दायरा था तो वो उसमें देखना होगा, उसको एलिमिनेट करके हम लोग आ जाएंगे ट्रांसफॉर्म में, फोरियर ट्रांसफॉर्म में। फोरियर ट्रांसफॉर्म में डेफिनेटली कुछ डिसएडवांटेज रहा है, जिसकी वजह से नया मेथड आ जाता है मार्केट में, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म। पूरा टॉपिक को मैं बोलता हूँ एक 4 से 4.5 घंटा बोलता हूँ, दैट इज वेरी वेरी सफिशिएंट फॉर द एग्जामिनेशन, and after that no need to refer any textbook, that is very very sufficient for the examination. Clear है यहाँ पर? तो आप इसको जरा सा ध्यान से सुनिए जरा सा। तो let us see the definition of Fourier series. देखिए write down the definition of Fourier series. Now what is the definition of Fourier series? देखिए जरा सा, any periodic function, कोई भी फंक्शन ऐसा है जो रिपीट कर रहा, मे बी इट इज ए स्क्वायर वेव, मे बी इट इज ए ट्रायंगुलर वेव, मे बी इट इज ए सॉटूथ वेव, एनी वेव, कोई भी मतलब आड़ा टेढ़ा तिरछा लेकिन जो बार बार रिपीट करे, जो रिपीट करता है उसको पीरियोडिक बोलते हैं। कोई भी आड़ा टेढ़ा तिरछा लेकिन वो हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, कुछ समय के बाद रिपीट करे। फॉर एग्जाम्पल से दिस इज द शेप लाइक दैट, अगेन इट इज रिपीटिंग like that, again it is repeating, you find that these are same after regular interval it is repeating, तो दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर है यहाँ पर? कोई भी पीरियोडिक फंक्शन को जब आप खोलेंगे, जब आप खोल के लिखेंगे, उसमें दो अंश पाएंगे। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? एक आप जो है किसका अंश पाएंगे, साइन का, और एक किसका पाएंगे बताइए जरा सा, कोसाइन का। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? तो किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को जो हम लोग खोल के लिखते हैं साइन और कोसाइन में, दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज क्या बताइए जरा सा, फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं। अब देखिए जरा सा, सी देखिए इसमें हम लोग एंटायरली डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। आप लोग जो मेथड पढ़ते हैं क्लास के अंदर, इंटीग्रेशन मेथड पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन में एक एक इंटीग्रेशन 2-2 पेज 3-3 पेज का जाता है। क्लियर? लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर टोटली डिफरेंट डिफरेंशिएशन मेथड पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए आप खुद ही सोचो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का जब इंटीग्रेशन होता है तो ये अपने आप में 2-2 3-3 पेज चला जाता है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर जब उसमें लिमिट डालते हैं तो अपर लिमिट लोअर लिमिट वही 4 लाइन हो जाता है। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? तो ये बहुत कंबरसम है, लेकिन वहीं अगर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड करिए तो एक लाइन में हो जाता है। क्लियर है यहाँ पर? तो हम लोग यही तरीका यूज करेंगे सारे क्वेश्चन फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म के सॉल्व करने को। तो उससे जो है आंसर एक लाइन 2 लाइन में आ जाता है, बस बहुत ज्यादा तो लगेगा तो 2 लाइन लगेगा, इससे ज्यादा फिर और कुछ नहीं बचता। क्लियर? तो हम लोग कोशिश करेंगे वो करने की। और यहाँ पे एक फीलिंग आपको ये रहेगी, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको आंसर पता होगा कि नेचर कैसा होगा आंसर का। बात समझ में आया? तो हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। देखिए पता चला क्वेश्चन तो कर रहे हैं, लास्ट में आंसर क्या आना है वही नहीं पता, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्लियर है पर? तो यहाँ आंसर निकालने से पहले आंसर का एक रिप्रेजेंटेशन आपको पता होगा, आंसर यही आएगा, और अगर नहीं आ रहा है मतलब बीच में गड़बड़ी है, और अगर ये भनक है आपको कि आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर हिट एंड ट्रायल से भी चेक हो जाता है। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? तो विल ट्राई टू डिस्कस, मेनली जो है मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें जो डिसएडवांटेज रहा है तो हम लोग फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म में आए। फोरियर ट्रांसफॉर्म में मेनली हम जो है मॉड्यूलेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में दिया भी है, ये वाला पार्ट जो है आपका कॉमन दे दिया है, मैथमेटिकल में भी दे दिया है और फिर आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी दिया है, दोनों में ही लिख के दिया हुआ है। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं, एक कॉमन आदमी देख लेगा तो इसको कोई इशू नहीं है, 2 जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा सा, तो मैंने ये बोला कोई भी आड़ा टेढ़ा तिरछा फंक्शन, लेकिन वो पीरियोडिक होना चाहिए। क्लियर है यहाँ पर? जब आप उसको खोलेंगे तो उसमें किस किस के अंश पाएंगे बताइए जरा सा, साइन और कोसाइन का। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? साइन का अंश पाएंगे, कोसाइन का अंश पाएंगे। तो किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को अगर आप साइन और कोसाइन में लिखने में सक्षम है तो दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज इज कॉल्ड एज क्या बताइए जरा सा, फोरियर सीरीज। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप यू गॉट द आइडिया। आवाज आ रहा है इसका माइक में? ठीक। तो देखिए जरा सा, तो इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस एज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, तो एक डेफिनेशन तो ये हो गया कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन को आप जो है खोल के साइन और कोसाइन में लिख दीजिए,
तो साइन और कोसाइन में लिखने को ही फोरियर सीरीज कहा जाता है। अच्छा एक बात बताइए, कॉस को अगर खोला जाए, कॉस 1 ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी, तो उसी तरह यहाँ पर कॉस 0 ओमेगा टी भी हो सकता है, कॉस थीटा 0 हो जाए तो ये टर्म 0 हो जाए। कॉस 0 का मतलब कितना होगा बताइए जरा सा, 1 हो जाएगा। अच्छा 1 इज एनीथिंग और कांस्टेंट, बताइए जरा सा, कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं बताइए जरा सा, डीसी। बाकी तो cos 1 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी है। इसका मतलब साइन को भी खोलें और कोसाइन को भी खोलें तो कोसाइन का नाम भी आएगा, साइन का नाम भी आएगा। एक 1 आएगा जो cos का ही हिस्सा है, क्लियर है यहाँ पर। तो इसका मतलब मैं ये बोलूं, साइन है, कोसाइन को खोल के बोला जाए तो डीसी और कोसाइन भी हो सकता है। तो इसका एक और नाम होता है फोरियर सीरीज का मतलब, कोसाइन साइन तो पहले बता दिया, या तो कॉस के अंदर और घुसेंगे तो डीसी भी मिलेगा, और कोसाइन के और पार्ट भी मिलेंगे, कोसाइन प्लस और एडिशनल क्या मिलेगा बताइए जरा सा, साइन। तो डीसी अलग नहीं है, वो कोसाइन से ही खोल के निकाला है। एक और डेफिनेशन आप बोल सकते हैं कि जो है साइन कोसाइन तो था ही, उसको और इलेबोरेट करेंगे तो डीसी बोल दीजिए, साइन बोल दीजिए, कोसाइन बोल दीजिए। तो दिस इज द, तो आई होप यू गॉट दैट, डीसी इज द मर्ज्ड पार्ट ऑफ कोसाइन, क्योंकि ये 1 कहां से निकला है, cos 0 से निकला है, cos 1 cos 2, आई होप यू गॉट द आइडिया। अच्छा जहां cos में 1 ओमेगा होता है उसका नाम जो है हम लोग क्या बोलते हैं बताइए जरा सा, फंडामेंटल। आई होप यू गॉट द आइडिया, दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल। जहां 2 ओमेगा 3 ओमेगा होता है इसको क्या बोलते हैं बताइए जरा सा, हार्मोनिक्स। आई होप यू गॉट द आइडिया, क्लियर। फॉर ये इसमें यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, जब हम लोग वेव पढ़ते हैं तो उसमें वेव वेक्टर वगैरह कैलकुलेट करने में, फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेव वेक्टर सेकंड वाला निकालने के लिए, तो उसमें फंडामेंटल हार्मोनिक वगैरह यूज होता है, क्लियर है यहाँ पर। कॉस में 1 ओमेगा, 0 ओमेगा, 0 वाला तो डीसी हो जाएगा। अगर यहाँ 0 ओमेगा हुआ, 0 इंटू दिस 0 cos 0 1, तो वो तो डीसी हो गया, क्लियर है यहाँ पर। तो उसको तो छोड़ दीजिए। जहां 1 ओमेगा है, 2 ओमेगा है, तो इसकी बात हो रही है। 1 ओमेगा मतलब फंडामेंटल, 2 ओमेगा, 3 ओमेगा, 4 ओमेगा का मतलब जो है आपका हार्मोनिक्स हो जाएगा, क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया। आगे चलते हैं। अच्छा और देखिए जरा सा, अगर इसको और खोला जाए तो साइन में ऐसे भी तो हो सकता है, साइन ओमेगा टी प्लस फॉर एग्जाम्पल पाई बाई 3, पाई बाई 6। एक तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और उसमें ये वाला टर्म क्या है बताइए जरा सा, फेज है। इसका मतलब साइन और कोसाइन को मॉड में भी लिखा जा सकता है और फेज एंगल के साथ भी लिखा जा सकता है। मतलब मैग्नीट्यूड और फेज एंगल में लिखने की भी किसी सीरीज को फोरियर सीरीज ही कहा जाता है, क्लियर है यहाँ पर। तो फोरियर सीरीज लिखने का 3 तरीका है। एक पहला दोनों तो सेम ही है, बस तीसरे वाले में है। एक तो साइन कोसाइन में लिख लीजिए, कोसाइन को थोड़ा खोलोगे तो cos 0 1 हो जाएगा, तो डीसी साइन कोसाइन हो जाएगा। और साइन थीटा का मैग्नीट्यूड देख के और उसका फेज एंगल भी निकाल लीजिए, तो मॉड और फेज में भी लिख सकते हैं। मतलब साइन कोसाइन में लिखिए, चाहे डीसी साइन कोसाइन में लिखिए, चाहे मैग्नीट्यूड और किस में लिखिए बताइए जरा सा, फेज एंगल में। तो दैट इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोरियर सीरीज। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है यहाँ पर, द डेफिनेशन ऑफ फोरियर सीरीज। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसको और थोड़ा सा समझिए जरा सा। एक क्वेश्चन है, राइट डाउन। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, वो देखिए जरा सा। दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन द एनालिसिस ऑफ एनीथिंग फिजिकली। जब आप फिजिकली किसी चीज को समझेंगे तो आज के बाद आपको डोमेन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए जरा सा, फॉर एग्जाम्पल सी आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर वन फंक्शन दैट इज नथिंग बट सिंपली एफ ऑफ एक्स, एंड से इट इज नथिंग बट एक्स, दिस इज -1, दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करना चाहूं तो इसकी वैल्यू 1 तो है, लेकिन ये 1 हर जगह है x के लिए या -1 से +1 तक? तो x इन बिटवीन -1 से +1, बाकी सारी जगह कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो बाकी सारी जगह 0 एल्स है। इज इट क्लियर और नॉट? इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, -1 से 1 तक लेके 1 ही है, -1 से 1 तक के लिए 1 है, बाकी सारी जगह 0 है। इज इट क्लियर और नॉट? दोबारा मैं अगर डिफाइन करना चाहूं तो ये f ऑफ x है। आगे चलते हैं जरा सा, देखिए अगर मैं डिफाइन करना चाहूं f ऑफ x -2, f में शिफ्ट है या x में शिफ्ट है? x में शिफ्ट है, बात समझ में आया? तो देखिए जरा सा, मैं f ऑफ x -2 अगर डिफाइन करना चाहूं तो देखिए, अगर f ऑफ x ये है तो f ऑफ x -2 का ग्राफ क्या होगा? अगर ध्यान से समझिए जरा सा, देखिए f ऑफ x -2 हाउ टू डिफाइन। अच्छा यहाँ देखिए, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी क्या है? x है। यहाँ थीटा होता तो यहाँ भी क्या होता? थीटा होता। यहाँ y होता तो यहाँ भी क्या होता? y होता। इसका मतलब यहाँ x -2 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? x -2, 1 इन बिटवीन x -2 से लेके 1। इज इट क्लियर और नॉट? ये 2 इधर जाएगा
तो ये टू इधर भी आएगा, तो बाकी सारी जगह तो जीरो एल्स है, वो लिख देता हूं जीरो एल्स। अच्छा ये टू इधर आएगा तो वन प्लस टू दैट इज नथिंग बट थ्री, ये टू इधर जाएगा तो प्लस टू होगा, माइनस वन प्लस टू वन हो जाएगा इन बिटवीन एक्स। इज इट क्लियर और नॉट? तो अब जो वैल्यू वन है एफ ऑफ एक्स माइनस टू की, वन तो अभी भी है लेकिन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, वन से लेके थ्री तक, ये वन है और ये तुम्हारा थ्री है, इन दोनों के बीच में जो है तुम्हारी वैल्यू वन है। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप यू गॉट द आइडिया। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस टू बता के दी, एफ ऑफ एक्स माइनस टू विद रेस्पेक्ट टू एक्स है, क्लियर है यहाँ पर? अगेन अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस टू अगर बनाना चाहूं आपके लिए, देखिए जरा सा, एफ ऑफ एक्स प्लस टू बनाना चाहूं, अगर एफ ऑफ एक्स वो है तो देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस टू बनाते हैं। देखिए जब x था तो हर जगह x था, x माइनस टू है तो हर जगह x माइनस टू है, आज x प्लस टू है तो मैं हर जगह क्या लिखूं बताइए जरा सा, यहाँ x प्लस टू लिख देता हूं, बाकी सारी जगह क्या है बताइए जरा सा, जीरो एल्स। आज ये टू इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, आज ये टू इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसका मतलब माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एक्स, और यहाँ पर माइनस टू प्लस वन दिस इज माइनस वन। इसका मतलब आज भी वैल्यू वन ही है, लेकिन कहां से कहां तक बताइए जरा सा, माइनस थ्री से लेके माइनस वन। तो यहाँ पर माइनस थ्री है और यहाँ पर माइनस वन है, यहां तक जो है डिब्बे की वैल्यू वन है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक्स में हम कम ही तो कर रहे थे, एक्स माइनस टू कर रहे थे, एक्स में अगर माइनस करेंगे तो प्लस की तरफ जाना चाहिए या उधर जाना चाहिए, नेगेटिव की तरफ? जाना तो नेगेटिव की तरफ चाहिए, लेकिन ये डिब्बा कहां शिफ्ट हो गया बताइए जरा सा, राइट शिफ्ट हो गया। देखिए ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में दोबारा आज एक्स में प्लस कर रहे हैं, प्लस एक्स प्लस टू, तो एक्स में अगर प्लस होगा तो इधर आना चाहिए, लेकिन एक्स प्लस टू वाला डिब्बा कहां चला गया बताइए जरा सा, पीछे चला गया। क्लियर है यहाँ पर? तो डोमेन का जो ऑपरेशन होता है ना वो मैथमेटिक्स के बिल्कुल उल्टा होता है। जैसा देखिए एक्स में माइनस टू करते तो कम होके पीछे आना चाहिए, लेकिन वो आगे चला गया। एक्स में प्लस टू कर रहे हैं तो प्लस, एक्स में प्लस होगा तो आगे ही नहीं जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा, लेकिन जा रहा पीछे की तरफ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो डोमेन का ऑपरेशन होता है, डोमेन का एनालिसिस होता है, वो मैथमेटिक्स से बिल्कुल उल्टा होता है। जैसा मैं आपको दिखाता हूं, देखिए तो ये फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को कुछ भी किया या खिसका दिया, खिसका दिया, किसी को राइट साइड खिसकाया, किसी को जो है लेफ्ट साइड खिसकाया। मेरा कहना समझ में आया आपको? एक्स माइनस टू नेगेटिव की तरफ जाना चाहिए लेकिन पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट गया, एक्स प्लस टू पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होना चाहिए लेकिन नेगेटिव की तरफ शिफ्ट गया। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? तो इस डोमेन में जो एनालिसिस होता है सारा उल्टा हो जाता है। देखिए अच्छा मैं आपको ऐसे बताता हूं, अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार और देखिए जरा सा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए एफ ऑफ टू एक्स बनाओ जरा सा, एफ ऑफ टू एक्स बनाओ जरा सा, देखिए जरा सा। तो क्योंकि अभी आगे चल के साइन टू थीटा देखना होगा, साइन थ्री थीटा देखना होगा, जब तक आपको फिजिकली चीजें नहीं समझ में आएंगी तो यहाँ के जो न्यूमेरिकल हैं वो आप बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। देखिए एफ ऑफ टू एक्स बनाना है, देखिए जरा सा, अगर एफ ऑफ एक्स वो है तो मैं आपसे पूछता हूं, यहां x था तो यहां भी x लिखा, यहां x माइनस टू था तो यहां भी x माइनस टू अभी लिखा ना 2 मिनट पहले, यहां x प्लस टू था तो यहां x प्लस टू लिखा। आज क्या है 2x, तो आज यहां भी 2x लिखेंगे, वन इन बिटवीन माइनस वन से लेके प्लस वन, यहां 2x, बाकी सारी जगह तो जीरो एल से। क्लियर है यहाँ पर? तो इसका मतलब आज ये टू यहां भी डिवाइड होगा, ये टू यहां भी डिवाइड होगा, तो माइनस वन बाई टू से लेके वन बाई टू इन बिटवीन एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ टू एक्स बनाना चाहें एक्स के लिए तो वैल्यू तो अभी भी वन होगी, लेकिन कहां से कहां तक बताइए जरा सा, माइनस हाफ से प्लस हाफ तक। तो माइनस हाफ यहां आएगा, प्लस हाफ यहां आएगा, इस दायरे में वैल्यू अभी भी वन होगी। मैं ये पूछना चाहता हूं, पहले माइनस वन से प्लस वन था, वैल्यू वन थी, आज भी वैल्यू तो वन ही है, लेकिन एक्स को जब दुगना किया तो देखिए दुगना किया तो वाकई में एक्स दुगना ही हुआ या आधा हो गया बताइए जरा सा? आधा हो गया। देखिए चौड़ाई आधी हो गई ना माइनस वन से, तो इसका मतलब लगेगा कि दुगना होना चाहिए, हो क्या जाएगा, आधा। अच्छा अगर यहां आधा करते, टू एक्स की जगह हाफ एक्स लिखते, तो नीचे का टू इधर भी मल्टीप्लाई होता, इधर भी मल्टीप्लाई होता, तो यहां माइनस टू से कहां तक आ जाता, प्लस टू। लगेगा कि आधा कर रहे हैं तो हो कितना जाएगा, दुगना हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो वेरी वेरी सिंपल रिप्रेजेंटेशन, डोमेन का एनालिसिस बिल्कुल उल्टा होगा। क्लियर है यहाँ पर? अगर आपको बोलेगा हाफ एक्स बनाओ तो यहां भी हाफ, यहां भी हाफ, तो हाफ का नीचे का टू यहां मल्टीप्लाई होगा, यहाँ का टू मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस वन से प्लस वन रहेगा या माइनस टू से टू आ जाएगा। तो हाफ जब बनाएंगे तो वो दुगना हो जाएगा, और दुगना जब बनाएंगे तो हाफ हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? तो डोमेन का एनालिसिस जो है बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि अभी जब हम लिखेंगे आगे ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और आप ध्यान से इसको समझिएगा, ना समझ में आए तो फौरन बोल दीजिएगा। देखिए जरा सा,
अगेन फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये बोलता हूं -1 से लेके 3 ये 1 है, ये ज्यादा अच्छा दिखेगा इसीलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इन बिटवीन एक्स हेयर -1 से लेके 3 और बाकी सारी जगह कुछ नहीं है तो बाकी सारी जगह 0 है। आगे चलते हैं, ये एफ ऑफ एक्स है, अगर मुझे बोला जाए एफ ऑफ माइनस एक्स बनाओ, जरा सा अगर आपको बोला जाए एफ ऑफ माइनस एक्स बनाओ तो जरा सा ध्यान से देखिए, एफ ऑफ माइनस एक्स बनाना है तो यहां पर जब x था तो x लिखा, 2x था तो 2x था लिखा, x माइनस 2 था तो x माइनस 2 लिखा, x प्लस 2 है तो x प्लस 2 लिखा। तो आज क्या है माइनस एक्स, तो आज हर जगह माइनस एक्स लिखेंगे, -1 इन बिटवीन माइनस एक्स से लेके 3, बाकी सारी जगह तो 0 एल्स है। ये माइनस यहां भी जाएगा, ये माइनस यहां भी जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। जब माइनस लगाते हैं तो ये ग्रेटर लेस का साइन रिवर्स हो जाता है, क्लियर, क्योंकि -3 कैसे 1 से बड़ा होगा, बात समझ में आया नहीं, तो इस तरह से हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू भी आज 1 ही है, लेकिन रेंज कहां से कहां है, -3 से -1। ये -3 है और ये वाला 1 है, -3 से 1, इज इट क्लियर। इसमें जो वैल्यू है ये तुम्हारी 1 है। मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर ये ओरिजिन है, ध्यान से देखिए जरा सा, अगर ये ओरिजिन है, वाई एक्सिस के अबाउट देखा जाए, अगर यहां -x लगाना है तो ओरिजिन के इधर वाला पार्ट देखिए इधर आ गया, और ये जो -0 से -1 है ये पार्ट इधर आ गया। तो एफ ऑफ -x बनाने के लिए करना क्या होता है, वाई एक्सिस पे ऐसे हाथ रखिए, इधर वाले को इधर बना दीजिए, यहां आ गया, इधर वाले को इधर बना दीजिए, यहां आ गया, ये एफ ऑफ -x होता है, क्लियर है यहाँ पर। तो रोटेट द डायग्राम 180 डिग्री ऐसे, रोटेट द डायग्राम 180 डिग्री ऐसे, क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ ऑफ -x। बिल्कुल अभी आगे इशू यूज होगा क्योंकि आपको इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, ये सारी चीजें देखनी होंगी ना। तो वंस यू आर नॉट एबल टू रियलाइज दिस, देन यू देखिए, क्वेश्चन करने से पहले अगर आंसर का आपको भनक होना चाहिए तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो आंसर का भनक नहीं होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंटीग्रेशन से कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन से जो बच्चा करेगा वो एक तो कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम मतलब वो क्वेश्चन उसका सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है उसमें, क्लियर है। तो आप जो है इसको ध्यान से सुनिए, समझिए। मैं इसको 2.5 से 3 घंटे बोलता हूं, अगर आपको समझ में आ जाए और आप सेटिस्फाइड हो तो जरूर इसको इस तरीके को यूज करिएगा एग्जामिनेशन में, दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं, देखिए जरा सा। तो शुरू करने से पहले 3-4 क्वेश्चन देता हूं। सबसे पहली बात, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन 2 थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन 3 थीटा डी थीटा, एक ये पार्ट है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, दिस इज नथिंग बट कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, दिस इज नथिंग बट कॉस 2 थीटा डी थीटा। देखिए एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ थीटा, एफ ऑफ 2 थीटा हो गया है। 0 से 2 पाई इट इज नथिंग बट सिंपली कोसाइन 3 थीटा डी थीटा। एक बार आप समझ लीजिए, अपने आप आंसर आने लगेगा। देखिए जरा सा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कॉस 3 थीटा कॉस थीटा डी थीटा। आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, दिस इज नथिंग बट साइन थीटा साइन 5 थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, दिस इज नथिंग बट साइन थीटा कॉस 2 थीटा, दिस इज नथिंग बट डी थीटा। क्लियर, इनको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, हम कोई भी क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकली नहीं करेंगे, ये बात तो तय है, क्लियर है एकदम। कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स से नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ग्राफ से करेंगे, क्लियर है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे मैथमेटिकली कर देता हूं, देखिए जरा सा, बस इसके बाद नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, तो इंटीग्रेट ही कर दो सीधे सीधे। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। कॉस थीटा 0 से लेकर 2 पाई, माइनस बाहर निकाल लो, cos 2 pi 1 minus cos 0 भी 1, दिस इज 0। हियर इज इट क्लियर और नॉट, तो ये रिजल्ट 0 है। इस रिजल्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, देखिए जरा सा, साइन थीटा का ग्राफ, ये साइन थीटा 1 -1 0 पाई, दिस इज नथिंग बट सिंपली 2 पाई, ये इंटीग्रेशन 0 हो गया, क्लियर है। यहां पर इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है एवरी पॉइंट टू बी एडेड
हर पॉइंट को ऐड करना है उस दायरे में। क्लियर? हमारे पास दायरा जो है 0 से 2 पाई है, ये 0 से 2 पाई है, इस दायरे में हर पॉइंट ऐड करना है। अच्छा, ये वैल्यू इस पार्ट में एक बार है या दो बार है? देखिए जरा सा, दो बार। उसी तरह इस पार्ट में भी दो बार है, लेकिन वो नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है। इक्वल टाइम्स पॉजिटिव, इक्वल टाइम्स नेगेटिव विल कैंसिल आउट। ये वैल्यू एक एक बार है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया, जितना पॉजिटिव हिस्सा है उतना ही क्या है बताइए जरा सा, नेगेटिव हिस्सा है। इक्वल पार्ट, इक्वल नेगेटिव पार्ट, इक्वल पॉजिटिव पार्ट का एडिशन कितना होगा बताइए जरा सा, जीरो। इस वजह से जीरो हो गया। एक पीरियड के अंदर देखना है, और वो अगर बराबर पॉजिटिव बराबर नेगेटिव है तो वो रिजल्ट जीरो आएगा। साइन 2 थीटा देखते हैं, देखिए जरा सा। दायरा 0 से 2 पाई है, 0 पाई 2 पाई। अब जरा सा ध्यान से देखिए, एफ ऑफ थीटा याद करिए, एफ ऑफ एक्स याद करिए जरा सा। अभी 2 मिनट पहले बनाया था, ये एफ ऑफ एक्स है। रिकॉल करिए, -1 से +1, ये वैल्यू 1, ये एफ ऑफ एक्स थी। पीछे अभी जाके देखो जरा सा। उसके बाद मैंने क्या किया था, एफ ऑफ इट इज नथिंग बट सिंपली 2x बनाया था। अगर आप रिकॉल करिए जरा सा, तो ये वैल्यू दुगनी हो गई थी या आधी हो गई थी? -½ से +½ इसका मतलब -1 से +1 अगर देखा जाए तो थोड़ा पोर्शन यहां खाली है, थोड़ा पोर्शन यहां खाली है। क्लियर है? यहां पर जो यहां पे भरा हुआ था -½ से +½ इज इट क्लियर और नॉट? मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मेरी बात को ध्यान से सुनिए जरा सा। पहले एक डिब्बा था -1 से +1 पे, अब उसी डिब्बे की चौड़ाई आधी हो गई है। मतलब इस आधे साइज का एक और डिब्बा इस जगह रखा जा सकता है, इन दोनों आधे आधे मिला के। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? इसका मतलब ये हो गया, देखो -1 से +1 की चौड़ाई तो 2 है, डिब्बा आपके पास -½ से +½ है, तो ये साइज 1 है, तो कितनी चौड़ाई ऑक्युपाई कर रहा? 1। इसका मतलब यहां आधा खाली है, यहां आधा खाली, हाफ से लेके 1 आधा, हाफ से लेके 1 आधा, आधा आधा मिला के 1। इसका मतलब एक और डिब्बा यहां पे एक चौड़ाई का रखा जा सकता है। मतलब इस चौड़ाई का डिब्बा इस दायरे में एक रह सकता है या दो रह सकता है? दो रह सकता है। अब एक बात बताइए जरा सा, यहां आ जाइए, साइन 2 थीटा। जब साइन थीटा था तो एक पॉजिटिव पीक था, एक नेगेटिव पीक था इस पीरियड के अंदर। बात समझ में आया? आज क्या बनाना चाह रहे हैं? साइन 2 थीटा, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 2x। एफ ऑफ एक्स में एक डिब्बा था, एफ ऑफ 2x में एक डिब्बा है या दो डिब्बे आ गए? दो डिब्बे आ गए। इसका मतलब अगर साइन 2 थीटा बनाना चाहें तो आज 0 से लेकर 2 पाई तक साइन थीटा जो था उसका एक यहां पे थीटा के साथ 1 है ना, साइन 1 थीटा का ग्राफ है, एक पॉजिटिव पीक और एक नेगेटिव पीक। आज कितना थीटा है? 2 थीटा। तो 2 थीटा का मतलब आज एक ही पॉजिटिव या एक ही नेगेटिव? यहां पे 2x का मतलब एक डिब्बा इस साइज का या दो डिब्बा? दो डिब्बा। तो इसका मतलब साइन 2 थीटा का मतलब ये हो गया कि इस रीजन के अंदर एक पॉजिटिव पीक एक नेगेटिव पीक या दो पॉजिटिव दो नेगेटिव? बताइए जरा सा, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव, तब भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जीरो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जीरो, तब भी रिजल्ट क्या आएगा बताइए जरा सा? जीरो। तो साइन 2 थीटा का मतलब भी क्या हो गया? इंटीग्रेशन बताइए जरा सा, जीरो। मेरे कहने का मतलब ये है, साइन थीटा का मतलब एक इस रेंज के अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो साइन 2 थीटा का मतलब इसी रेंज के अंदर एक दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव, क्योंकि यहां 3 है। अच्छा, साइन 3 थीटा बनाना चाहते 0 से लेके 2 पाई, तो इस रेंज में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या तीन पॉजिटिव तीन नेगेटिव? तो तीन पॉजिटिव तीन नेगेटिव, तीन पॉजिटिव, तो तीन पॉजिटिव आ गए, तीन नेगेटिव भी बना लो यहीं पे कहीं पे, 2 पाई ऐसे बढ़ा लो यहां पे और यहां पे दिखा दो, तीन पॉजिटिव तीन नेगेटिव, फिर भी एडिशन रिजल्ट कितना आएगा? ये भी जीरो। ये बात आपको समझ में आया? तो साइन 1 थीटा का मतलब एक पीरियड के अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, साइन 2 थीटा का मतलब एक पीरियड के अंदर दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, साइन 3 थीटा का मतलब एक पीरियड के अंदर तीन पॉजिटिव तीन नेगेटिव। ये मीनिंग होता है इसका। अब देखिए जरा सा, तो सेम यहां पर देखिए, कोसाइन थीटा का ग्राफ अगर जरा सा आप देखिए, बात तो वही हो गया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन भी जीरो ही होता है इस पीरियड के अंदर, क्योंकि ग्राफ इस तरह से होता है, ये क्वार्टर पॉजिटिव ये क्वार्टर पॉजिटिव, क्वार्टर क्वार्टर आधा और नीचे आधा, व्हाट इज द नेट रिजल्ट? जीरो। बात समझ में आया नहीं समझ में आया? तो ये आधा पॉजिटिव, ये क्वार्टर साइकिल, ये क्वार्टर साइकिल मिला के हाफ पॉजिटिव साइकिल, यहां पर हाफ नेगेटिव साइकिल, तो जीरो हो गया ये रिजल्ट। तो कोसाइन 2 थीटा का मतलब ये इतनी बार रिपीट करेंगे या डबल? डबल भी हो जाए तब भी रिजल्ट कितना आएगा? जीरो। ट्रिपल हो जाए तब भी रिजल्ट कितना आएगा? जीरो। ये रिजल्ट तो जीरो है। इसका मतलब साइन थीटा जीरो है तो साइन 2 थीटा भी जीरो है, साइन 3 थीटा भी। जो ग्राफिकली ये है कि 2 थीटा का मतलब वो साइकिल दो बार रिपीट करेगी, 3 थीटा का मतलब वो साइकिल तीन बार रिपीट करेगी, ये मीनिंग है यहां। ये cos 3 थीटा cos थीटा, cos a cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं इंटीग्रेशन लिखना चाहूं
cos a plus b that is cos 4 theta plus cos a minus b that is cos 2 theta whole divided by 2 हाफ निकाल लेता हूं और यहां पर d थीटा। अब इसको हाफ वैसे ही रहने दीजिए, इंटीग्रेशन cos 4 थीटा d थीटा प्लस इंटीग्रेशन cos 2 थीटा d थीटा। आप एक बात बताइए, एक थीटा भी जीरो था, दो थीटा भी जीरो है, थ्री थीटा भी जीरो है, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। आई होप यू गॉट द आइडिया। आप घर जाइए, इसमें फार्मूला लगाइए, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर 2 पाई साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी होल डिवाइड बाई 2। cos a माइनस बी थीटा माइनस 5 थीटा माइनस 4 थीटा माइनस cos a प्लस बी, तो cos इट इज नथिंग बट 6 थीटा होल हाफ आउटसाइड। cos में माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, d थीटा हाफ आउटसाइड इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई cos 4 थीटा माइनस हाफ आउटसाइड cos 6 थीटा। अभी तो 2 मिनट पहले ही बात हो गया था, 1 थीटा हो, 2 थीटा हो, 3 थीटा हो, चाहे जितना भी थीटा हो, ये इंटीग्रेशन 0, ये इंटीग्रेशन 0। मतलब घर जाके अगर आप इसको भी करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। साइन ए कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाई 2। कॉस ए साइन बी होता तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होल डिवाइड बाई 2। ये आप घर जाकर लो, इसका भी इंटीग्रेशन घर जाके 0 निकालो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये भी फंक्शन ऑफ थीटा है, 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 ये भी फंक्शन ऑफ थीटा है। ये मान लो एफ ऑफ थीटा है फंक्शन ऑफ थीटा, तो ये साइन फंक्शन है, ये तो वही तो नहीं है, कोई दूसरा है, ये कोसाइन है, इस मतलब लेकिन थीटा तो है, तो इसीलिए मैं बोल देता हूं ये फंक्शन जो है जी ऑफ थीटा है। क्लियर है? यहां पर कोई दो फंक्शन, दोनों का एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन, यहां क्या लिखा है मल्टीप्लीकेशन, डॉट है बीच में, बाद में आप उसको कॉस ए कॉस बी का फार्मूला खोलिए या चाहे जो खोलिए वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये जो ओरिजिनल फंक्शन गिवन है, चाहे ये दोनों फंक्शन हो जाए बीच में डॉट, ये दोनों फंक्शन हो जाए बीच में डॉट, कोई भी दो फंक्शन, ये एफ ऑफ थीटा और ये जी ऑफ थीटा मान लो, तो बीच में क्या है बताइए जरा सा, डॉट है, दोनों फंक्शन का डॉट, डॉट करके छोड़ दिया या इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट भी किया, रैंडमली किया या एक पीरियड के अंदर किया, एक पीरियड के अंदर किया, रिजल्ट कितना आया बताइए जरा सा, 0 आया। कोई भी दो फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट, ये देखिए जरा सा, डॉट प्रोडक्ट है यहां पे, इन दोनों का डॉट रैंडम इंटीग्रेशन या एक पीरियड इंटीग्रेशन, एक पीरियड में इंटीग्रेशन, रिजल्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जब कोई दो फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट, उनका इंटीग्रेशन एक पीरियड के अंदर जब भी 0 आ जाए, तब कहा जाता है कि ये दोनों फंक्शन एफ ऑफ थीटा एंड जी ऑफ थीटा आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। क्लियर है यहां पर बात समझे? फोरियर सीरीज की डेफिनेशन यहीं से आती है। क्लियर है यहां पर बात समझ में आया? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दो और बहुत आगे पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स में एक कॉन्जुगेट भी लगाते हैं, आप उतना मत जाइए अभी। तो मेरे बात ध्यान से सुनिए जरा सा, कोई भी दो फंक्शन, एक एफ ऑफ थीटा है और एक जी ऑफ थीटा है, मतलब कुछ भी मान लो, कॉस है कॉस भी मान लो, कुछ भी मान, मैं तो जनरल अगर डिफरेंस हो जाए तो मतलब ध्यान रखिए, कोई भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट होना चाहिए और एक पीरियड में उसका इंटीग्रेट करना चाहिए, और उसका रिजल्ट अगर आंसर 0 आ जाए तो ऐसे फंक्शन को कहा जाएगा कि ये एफ ऑफ थीटा और जी ऑफ थीटा आपस में एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं। क्लियर है? यहां पर ये एक नाम दिया जाता है। बस आगे चलते हैं, देखिए जरा सा सी, तो ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दो फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट एक पीरियड में इंटीग्रेट करना है, एक पीरियड में, 0 से कैपिटल टी हो, 0 से 2 पाई हो, हाँ रिजल्ट भी कितना आना चाहिए, रिजल्ट भी 0 आना चाहिए। ऐसा रिजल्ट अगर आने लगे तो फिर कहा जाएगा कि जो दो फंक्शन आपने इंटीग्रेट किए हैं डॉट करके, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं बताइए जरा सा, ऑर्थोगोनल हैं। क्लियर है? यहां पर अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, देखिए जरा सा, ध्यान से सुनिए जरा सा, हम ये बोल रहे थे, देखिए जरा सा, फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपसे कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ टी, हाँ लेकिन ये पीरियोडिक है, ये कैसा है बताइए जरा सा। मैं ऑर्थोगोनैलिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना चाह रहा हूं, आप इसको जरा सा ध्यान से सुनिए जरा सा। कोई भी दो फंक्शन, सॉरी कोई भी फंक्शन कैसा है बताइए, पीरियोडिक। शेप हम नहीं जानते, लेकिन हाँ पीरियोडिक है, हर थोड़े थोड़े देर के बाद वो रिपीट हो रहा है। तो ऐसे को हम लोगों ने ये बोल दिया था कि साइन में खोला जा सकता है, साइन साइन के टर्म्स में खोला जाता है और कोसाइन के टर्म्स में खोला जाता है। लेकिन मैंने आपको एक बात अभी भी तो बता दिया था कि साइन और कोसाइन का एक पीरियड, हम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो एक पीरियड के अंदर
ये दोनों कैसे हैं बताइए जरा सा, ऑर्थोगोनल है। क्लियर है यहाँ पर? तो ऑर्थोगोनल का जो यूज है फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में भी है। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? तो जो साइन और कोसाइन का डॉट प्रोडक्ट था उसका इंटीग्रेशन 0 था, ये वही तो बता रहा है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे का ऑर्थोगोनल है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है और अगर आप उसको खोल के साइन और साइन का कोई इशू ही नहीं, साइन 1 ओमेगा टी कर दिया, 2 ओमेगा टी कर दिया, 3 ओमेगा टी कर दिया, एन ओमेगा टी कर दिया, या कॉस 1 ओमेगा टी कर दिया, कॉस 2 ओमेगा टी कर दिया, कॉस एन ओमेगा टी कर दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी ऑर्डर ले लीजिए, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट एक पीरियड में हमेशा क्या आएगा बताइए जरा सा, वो जो है ऑर्थोगोनल आएगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ ये जो दो कंपोनेंट है एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है या नहीं है वो बता दिया है, डेफिनेटली ऑर्थोगोनल है। क्लियर है यहाँ पर? तो फोरियर सीरीज जो है ऐसे फंक्शन से डिफाइन हो रहा है जो आपस में एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट एक पीरियड के अंदर इंटीग्रेशन 0 आना ही है। क्लियर है यहाँ पर? अब मैं थोड़ा सा बोलता हूं आगे, तो इसका मतलब ये हो गया साइन का कोई भी ऑर्डर हो, तो मैं ये बोल देता हूं साइन एन ओमेगा नॉट टी, ऑर्डर कुछ भी हो जाए 1 2 3 4, हाँ 1 होगा तो फंडामेंटल बोलेंगे, 2 3 4 5 होगा तो क्या बोलते हैं आप इसको, एक नाम दिए थे हम लोग हार्मोनिक्स। लेकिन साइन 2 हो जाए, चाहे साइन 3 हो जाए, चाहे साइन 4 हो जाए, कॉस 1 हो जाए, कॉस 2 हो जाए, कॉस 3 हो जाए, कॉस 4 हो जाए। क्लियर है यहाँ पर? तो डॉट प्रोडक्ट तो इंटीग्रेशन करने से 0 ही आया था। क्लियर है यहाँ पर? तो उसमें कोई इशू नहीं है कि क्या लेंगे और क्या नहीं लेंगे। तो यहां पर भी मैं जो है कोसाइन का जो है मैं ऑर्डर लिखता हूं, यहां पर एन लिखा है इसीलिए मैं कॉस यहां पर एम ओमेगा नॉट टी लिखता हूं। क्लियर है? यहां पर दोनों का हो सकता है सेम ऑर्डर ना हो, साइन 3 थीटा था तो साइन कॉस 5 थीटा भी था, तो ये कोई जरूरी नहीं है। क्लियर? हाँ, लेकिन ये हम डिफाइन कर देते हैं, एन की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 लाइक दैट। सिमिलरली एम की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 3 लाइक दैट, एनी वैल्यू यू कैन कंसीडर। नाउ आई एम एक्सपैंडिंग दिस, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखिए जरा सा, अगर n 0 रखेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, साइन n की जगह 1 रखेंगे तो दिस इज साइन ओमेगा नॉट टी, और रखेंगे तो इट इज नथिंग बट साइन 2 ओमेगा नॉट टी, और रखिए जरा सा इट इज नथिंग बट साइन 3 ओमेगा नॉट टी, एंड इट विल गो ऑन लाइक दैट। इज इट क्लियर? उसी तरह m रखिए जरा सा, cos 0 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, cos it is nothing but simply 1 omega naught t, और आगे रखिए जरा सा, cos it is nothing but 2 omega naught t, cos it is nothing but 3 omega naught t, and so on like that। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे फंक्शन के अंदर ये दोनों थे, मतलब ये दोनों थे। अच्छा, इसका मतलब मैंने अपने फंक्शन को, इसको फंक्शन में अगर ये दोनों थे, इसको खोल के लिखा है मैंने इस तरह से। आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे फंक्शन में साइन और कोसाइन थे, और साइन और कोसाइन को ही मैंने यहां पे खोल दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं ये जब जमा थे, मतलब खोला नहीं था तब भी यही था, और जब खोल दिया है तब भी चीज तो वही है, वही फंक्शन ही है। इसका मतलब खोल दिया है तब भी अगर फंक्शन ही है, तो अगर जोड़ दिया जाए तब भी फंक्शन ही रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो मैं एक काम करता हूं, वापिस इनको ऐड कर देता हूं। देखिए जरा सा, 0 + 1 1 हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है 1 आ जाए, क्योंकि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, देखिए जरा सा, 0 + 1 हमेशा जरूरी नहीं है 1 आएगा। ये डिपेंड करता है, अगर सामने इसके कुछ कोएफिशिएंट रहे हो, यहां कुछ कोएफिशिएंट रहे हो, तो ये 1 ना आके हाफ भी आ सकता है, 1/4 भी आ सकता है, 1/2 भी, कुछ भी आ सकता है। इसीलिए हम इसका नाम जो देते हैं, कोई मतलब इतना है, 1 आएगा, 1/2 आएगा, या 1/3 आएगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट को हम लोग डीसी भी बोलते हैं, और इसका नाम हम लोग ए नॉट लिख देते हैं। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में है? कई किताब में आप लोग A0/2 भी देखा होगा, तो A0/2 A0 में कोई डिफरेंस नहीं है, 2 मिनट में आपको क्रिएट हो जाएगा फिजिकली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A0/2 एंड A0? क्लियर है यहाँ पर? तो वो हम निकालना भी, देखिए मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हम इस तरीके से करेंगे ही नहीं कि A0 और A0/2 का लफड़ा में आप आएंगे, हम उस तरीके से करेंगे जो एग्जाम में आंसर दिया होगा, वही A0/2 है, वही A0 है। देखिए जरा सा, आगे चलते हैं, प्लस cos 1 ओमेगा नॉट टी, cos को पहले लिखते हैं क्योंकि 1 ये वाला, ये तो 0 ही था, ये 1 जो है इसी में से निकला है, cos 0 1 हुआ था, याद आया आपको? तो हम इसको लिखते हैं cos 1 ओमेगा नॉट टी, cos 2 ओमेगा नॉट टी, cos 3 ओमेगा नॉट टी। तो समेशन अगर मैं लगा दूं तो यहां पर कोसाइन m ओमेगा नॉट टी वापस लिख दिया गया है। ये जरूरी नहीं है कि m क्यों लिखा, n क्यों नहीं लिखा, क्योंकि m शुरू से ही cos में था। आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात, cos 1 है, 2 है, 3 है, तो m की वैल्यू हम 1 से ले रहे हैं, चाहे जितना लेना चाहें। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि सबके सामने 1 ही 1 ही 1 ही हो, ये चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है? अगर शुरू से यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट लेके चले, यहाँ डिफरेंट लेके चले,
तो कोई जरूरी थोड़ी कि यहाँ 1 ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर जो है इसको an भी बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? आगे चलते हैं। प्लस और भी रीजन है, मैंने एक रीजन आपको बताया कि सामने 1 ना होने का क्या कारण है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसी तरह साइन को खोल के लिखा है ये वाला, चलो इसका ये पार्ट तो 0 ही है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूं इसको, साइन 1 ओमेगा नॉट टी, साइन 2 ओमेगा नॉट टी, साइन 3 ओमेगा नॉट टी। तो यहां पर लिख देते हैं इट इज नथिंग बट सिंपली साइन, तो हाँ ठीक है, साइन एन ओमेगा नॉट टी। एन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि साइन में शुरू से ही एन है, साइन 0 तो 0 हो गया, बाकी 1 से लेना काफी है, एन की वैल्यू 1 से लेके चाहे जितना लिखना चाहो लिख लो। कभी कभी इंफिनिटी भी लिखा होता है, कभी कभी इंफिनिटी नहीं भी लिखा होता है। एक बात बताइए जरा सा, अगर मैं आपसे ये पूछूं साइन 1 थीटा का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, साइन 2 थीटा का मतलब एक पीरियड के अंदर 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, साइन 3 थीटा का मतलब एक पीरियड के अंदर 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, अगर यहां इंफिनिटी रख देंगे या यहां इंफिनिटी रख देंगे, इंफिनिटी थीटा का मतलब हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स एक पीरियड के अंदर पॉजिटिव और इनफाइनाइट टाइम्स एक पीरियड के अंदर नेगेटिव, जो प्योरली नॉन एनालिटिक हो जाता है। क्लियर है यहाँ पर? तो इसीलिए हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा नहीं लेते। क्लियर है यहाँ पर बात? समझ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर ये थीटा है और n की वैल्यू 1 डालो, साइन 1 थीटा हम देख चुके थे, एक पीरियड के अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पीक, अगर यहां 2 रखोगे तो 2 थीटा, एक पॉजिटिव एक सॉरी 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, और अगर यहां पे 3 थीटा कर दोगे तो 3 पॉजिटिव पीक और 3 नेगेटिव पीक। अब अगर यहां इंफिनिटी लिख दोगे तो यहां इंफिनिटी थीटा हो जाएगा। इंफिनिटी थीटा का मतलब एक पीरियड के अंदर इनफाइनाइट टाइम्स पॉजिटिव पीक और इनफाइनाइट टाइम्स नेगेटिव पीक, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्लियर है यहाँ पर? इसीलिए इंफिनिटी नहीं लिखते हैं या छोड़ देते हैं उसको। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो कंफ्यूज मत करिए, मैथमेटिक्स वाला तो लिख देगा, लेकिन फिजिकल आदमी जो देखेगा ग्राफिकल, वो थोड़ा सा इसको अवॉइड ही करेगा। अब मैंने बताया था आपको साइन के सामने ये कोई जरूरी नहीं है 1 ही रहे, एक कारण ये कि शुरू से कुछ वैल्यू लेके चलो यहाँ पे, तो सामने तो कुछ ना कुछ रहेगा, इसीलिए हम यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, दैट इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज bn। और यहाँ an मत लिखिए, am लिखिए, क्योंकि हम यहाँ पे m की वैल्यू ले रहे हैं ना। आगे चलते हैं और अच्छे से लिखिए जरा सा, a नॉट प्लस समेशन, m की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट हो रही है, n की वैल्यू भी 1 से, तो बाय डिफॉल्ट आई एम स्टार्टिंग n इज इक्वल टू 1, दैट इज नथिंग बट यहां पर भी जब n ही, भाई दोनों की वैल्यू सेम जगह से स्टार्ट हो तो अलग अलग मानने की क्या जरूरत है। तो an cos n ओमेगा नॉट इट इज नथिंग बट t प्लस इट इज नथिंग बट bn, इट इज sin इट इज नथिंग बट n ओमेगा नॉट इट इज नथिंग बट सिंपली t। दिस इज व्हाट द जनरल फार्मूला फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पीरियोडिक फंक्शन। In terms of this part is dc, in terms of this part is cosine and this part is nothing but simply called as sine। तो हम लोग फोरियर सीरीज का डेफिनेशन तो हम पहले भी दे चुके थे, और ये फार्मूला बहुत इजी है, आप लोग जो है 12वीं बीएससी वगैरह से भी पढ़ते होंगे। हम लोग कोई भी क्वेश्चन जो करेंगे, ना ए नॉट से निकालेंगे आंसर, ना an से निकालेंगे आंसर, ना bn से ही निकालेंगे आंसर, इन तीनों में से कोई भी आंसर हम यूज नहीं करेंगे, हम कुछ अलग तरीके से यूज करेंगे, लेकिन आएगा ए नॉट an bn ही। क्लियर है यहाँ पर? इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन बड़ा लेंदी होता है। आप देखो जरा सा, जैसा आप लोग ए नॉट अपने जमाने में पढ़ते होगे 1/t इंटीग्रेशन, हम ये कोई भी इंटीग्रेशन एग्जाम में नहीं यूज करने वाले, लेकिन मतलब मैं आपको याद दिलाता हूं, -t/2 से +t/2 f ऑफ t dt, जब आपको टीचर पढ़ाया होगा, an जब आपने लिखा होगा तो 2/t लिखवाता है टीचर, 0 से चाहे -t/2 से +t/2 लिखो तब भी t है, 0 से t लिखो तब भी t है, तो मैं चाहे 0 से t लिख दूं, चाहे -t/2 से t/2 लिख दूं, है तो t ही। f ऑफ t, सिर्फ f ऑफ t नहीं लिखा जाएगा, an के साथ यहाँ पे कौन सा टर्म है, cos n ओमेगा नॉट t, तो वो चीज यहां जरूर लिखिए, cos n ओमेगा नॉट t dt प्लस bn। इसकी परेशानी उलझन देखिए जरा सा इसकी, 2/t इंटीग्रल -t/2 से +t/2 f ऑफ t तो लिखेंगे, लेकिन bn के साथ क्या नाम एसोसिएटेड है, साइन, तो यहां पर इट इज नथिंग बट साइन इट इज n ओमेगा नॉट t dt। अब एक बात बताओ, फंक्शन अगर e की पावर t हो जाए, अब ये आइलेट अगर कोई लगाएगा भी, ये तो 3-4 पेज वैसे ही सॉल्व नहीं होगा, है कि नहीं? तो ये तो बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फिजिबल नहीं है, कॉलेज एग्जाम के लिए तो फिजिबल है ये मेथड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आई होप यू गॉट द आइडिया, और आप लोग ये मेथड अपने जमाने में जो है आप लोग पढ़े भी होंगे इस मेथड को। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मेथड, बट आई होप यू नो दिस मेथड। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो हम लोग इसको बस देखने भर के देख लीजिए, हम ना ए नॉट कैलकुलेट करेंगे अपने क्वेश्चन में, ना an कैलकुलेट करेंगे, ना bn कैलकुलेट कुछ दूसरा चीज करेंगे, जिससे आंसर जो है ये सब आएंगे। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो मैं आपको समझाता हूं, आप इस चीज को जरा सा देखिए, जरा सा कोशिश करिए जरा सा, तो देखिए जरा सा। अच्छा, एक थोड़ा दिमाग अगर लड़ा के देखिए आप, तो मैं कोशिश करता हूं सबसे पहली बात a नॉट an bn न निकालें,
क्योंकि तीन इंटीग्रेशन है। पहले तो मैं इंटीग्रेशन कम करता हूं, तो थोड़ी देर के बाद इंटीग्रेशन खत्म ही कर देंगे। क्लियर है, यहां पर बात समझ में आया? पहले कम करते हैं, फिर खत्म कर देते हैं इंटीग्रेशन। देखिए जरा सा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक्चुअल में कर क्या रहे हैं? कर यही तो रहे हैं, साइन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, कोसाइन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। कुल मिला के गोलमोल तो यही हो रहा है, साइन के लिए आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं या कोसाइन के लिए सॉल्यूशन। भाई फोरियर सीरीज का मतलब ही ये था, साइन का निकालो, कोसाइन का निकालो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप जरा सा सोच के दिमाग पे जरा सा जोर डालिए आप, क्या साइन और कोसाइन का इंटीग्रेशन अलग क्यों हो? एक ऐसा ही फंक्शन चुन लो जिसमें साइन भी हो और कोसाइन भी हो। नेचुरल फंक्शन अगर आपको मालूम होगा, ई की पावर आई थीटा, यूलर्स फंक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? तो यूलर्स फंक्शन को अगर जरा सा आप रिकॉल करिए, तो यूलर में साइन भी होता है और कोसाइन भी होता है। इसका मतलब ई की पावर आई थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख दो, खोल लो, कॉस का आंसर अलग आ जाएगा, साइन का आंसर अलग आ जाएगा। फाइनली हम चाह भी रहे हैं कि साइन और कोसाइन का आंसर आए। इसका मतलब ये हो गया कि साइन को अलग से करने की जरूरत नहीं है, कोसाइन को अलग से जरूरत नहीं है। जैसा an आपने निकाला था फंक्शन एफ ऑफ टी, और यहाँ पे cos n ओमेगा नॉट टी फंक्शन, इट इज नथिंग बट एफ ऑफ टी साइन n ओमेगा नॉट टी। ये अलग अलग क्यों करें? एक ही इंटीग्रेशन करें जिसमें ना साइन हो ना कोसाइन हो, ये वाला टर्म आ जाए, इसको खोल लिया जाएगा तो साइन और कोसाइन अपने आप मिल जाएगा। तो इसका मतलब मैं अब जो, अच्छा एक बात है, जो ए नॉट लिखा था, ए एन लिखा था और बी एन लिखा था, उनके साथ कुछ भी था या साइन और कोसाइन था? साइन कोसाइन था। साइन कोसाइन कुछ भी है या ट्रिग्नोमेट्रिक है? बताइए जरा सा, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो वहां जो ए एन बी एन ए नॉट निकालते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से निकालते हैं, इसीलिए ए नॉट ए एन बी एन को जो कोएफिशिएंट कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। क्लियर? कोएफिशिएंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि dy बाई dx के सामने अगर 2 लिखा है तो ये 2 कोएफिशिएंट है। उसी तरह कोसाइन के सामने an लिखा है तो ये कोएफिशिएंट है, साइन के सामने bn लिखा है तो ये कोएफिशिएंट है। a नॉट तो भाई अकेला ही था लेकिन cos का ही हिस्सा था, तो a नॉट an bn दीज आर कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि फंक्शन के सामने अटैच है। क्लियर है यहां पर? और चूंकि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट। इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं। अच्छा मैं इसको और बोलता हूं, जरा सा ध्यान से देखिए। अब जो an था, जो bn था, a नॉट तो चलो भाई ठीक है, दिस इज 1 बाई टी इंटीग्रल माइनस टी बाई टू से लेके प्लस टी बाई टू एफ ऑफ टी डी टी। फिर an लिखा था 2 बाई टी इंटीग्रल माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू एफ ऑफ टी। चूंकि an cos के साथ है, इसका नाम लिखा था cos n ओमेगा नॉट टी डी टी। फिर लिखा था bn दैट इज इक्वल टू 2 बाई टी इंटीग्रल माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू। अब इस रिजल्ट की खूबसूरती देखिए जरा सा, दिस इज साइन, इट इज नथिंग बट n ओमेगा नॉट टी डी टी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ तीन अलग अलग इंटीग्रेशन। सबसे पहली बात तो हम लोग इंटीग्रेशन कम करेंगे। इंटीग्रेशन कम करने का मतलब तीन इंटीग्रेशन नहीं, एक इंटीग्रेशन से कोशिश करेंगे, फिर हम इंटीग्रेशन को खत्म ही कर देंगे। जो आंसर इंटीग्रेशन से आ रहा वही आंसर जो है बगैर इंटीग्रेशन के आएगा, वो हम लोग प्रूफ कर देंगे। क्लियर है यहां पर? तो मैं एक बात पूछता हूं, कॉस अलग इंटीग्रेशन, साइन अलग इंटीग्रेशन, ये अगर कहीं एक ही साथ जमा हो ई की पावर आई थीटा में, तो अलग अलग करने की जरूरत क्या है? ई की एफ ऑफ टी के बगल में ई की पावर आई थीटा लिख दो। अगर एफ ऑफ टी के बगल में ई की पावर आई थीटा लिख लोगे, खोल दोगे, तो साइन और कोसाइन में अपने आप ही स्प्लिट हो जाएगा। तो क्या जरूरत है अगर कॉस और साइन को अलग करने की? तो इसका मतलब अब अगर मैं साइन कोसाइन नहीं यूज कर रहा तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं यूज कर रहा, अब मैं ई की पावर आई थीटा यूज कर रहा हूं तो एक्सपोनेंशियल यूज कर रहा हूं। और ये रियल एक्सपोनेंशियल है या उसके पावर में आई है? आई है। अगर ई की पावर आई को खोलोगे तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रियल है, इमेजिनरी है या कॉम्प्लेक्स है? बताइए जरा सा। कॉम्प्लेक्स है। तो ई की पावर आई थीटा को कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल भी कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। अब हम साइन से एक्सपैंड नहीं करेंगे, कोसाइन से एक्सपैंड नहीं करेंगे, इससे एक्सपैंड करेंगे। तो ये कैसा भी एक्सपेंशन है या कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है? बताइए जरा सा। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। तो अब जो हम फूरियर सीरीज देखना चाह रहे हैं उसको हम कौन सा फूरियर सीरीज बोलेंगे? बताइए जरा सा। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज। इज इट क्लियर और नॉट? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। इसमें फायदा क्या है? इसी में साइन और कोसाइन छुपे भी हैं, साइन और कोसाइन ई में छुपे भी हैं, और ई का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही आसान होता है। एक तो ये बात हो गया। अब जरा सा देखिए जरा सा, तो जिस तरह ए नॉट ए एन बी एन हमने ट्रिग्नोमेट्री के लिए नाम दिया, उसी तरह जो है हम एक नाम दे देते हैं सी एन, जो आज के बाद किसके लिए होगा? बताइए जरा सा। कॉम्प्लेक्स वाले के लिए। देखिए जरा सा, सेम प्रोसीजर, 1 बाई टी इंटीग्रल माइनस टी बाई टू से लेके प्लस टी बाई टू एफ ऑफ टी
ई की पावर आई थीटा, दिस इज नथिंग बट सिंपली डी थीटा। थोड़ा और प्रोसीड करते हैं, देखिए जरा सा, मैं और थोड़ा सा आपको समझाता हूं, देखिए जरा सा। सी एन दैट इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रल माइनस टी बाई टू से लेके प्लस टी बाई टू, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ टी। ई की पावर आयोटा, यहां से बताइए कॉस एन ओमेगा टी, तो थीटा तो एन ओमेगा टी है, कॉस एन ओमेगा टी, दिस इज थीटा तो एन ओमेगा नॉट टी है, तो आयोटा एन ओमेगा नॉट टी डी। यहां पर जब एन ओमेगा नॉट टी लिखा तो डी टी लिखा, एन ओमेगा नॉट टी था तो डी टी लिखा, तो यहां पे भी एन ओमेगा नॉट टी है तो डी टी लिख देते हैं। क्लियर है यहां पर? अब जरा सा ध्यान से देखिए, इसमें एक और है, किताब यहां पे कभी कभी माइनस भी लगाता है, कभी कभी प्लस भी लगाता है, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पीरियोडिसिटी मेंटेन होता है। वो मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा अभी आधे घंटे के बाद, कि अगर आप माइनस लगाएंगे तो भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप प्लस लगाएंगे तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? अच्छा, इसको जरा सा मैं स्प्लिट करता हूं, देखिए जरा सा, फिर मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा, उन दो सवाल का आप जवाब दे दीजिए, फिर इट विल बी कंफर्म दैट कि आपको समझ में आ रहा है। तो मैं सी एन लिखता हूं, ये रिजल्ट मिटाया नहीं है जानबूझ के। सी एन की वैल्यू देखिए जरा सा, 1/t इंटीग्रल माइनस टी बाई टू से लेके इट इज नथिंग बट टी बाई टू एफ ऑफ टी ई की पावर थीटा एन ओमेगा नॉट टी था, आयोटा एन ओमेगा नॉट टी। चूंकि किताब माइनस लिखता है तो हम लोग भी किताब के हिसाब से माइनस ही लेके चलेंगे, आप भी माइनस ही लेके चलो, इससे पीरियोडिसिटी में कोई फर्क नहीं आएगी, और मैं हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स में भी इजीली प्रूफ भी कर सकते हैं, तो यहां उतना जाने की जरूरत नहीं, आप यहां पर माइनस लेता है तो माइनस ही लीजिए। 1/t इंटीग्रल माइनस टी बाई टू से लेके प्लस टी बाई टू एफ ऑफ टी ई की पावर आई थीटा कॉस एन ओमेगा नॉट टी, लेकिन चूंकि माइनस है तो माइनस आयोटा साइन एन ओमेगा नॉट, इट इज नथिंग बट टी, और साथ में ये हो गया तुम्हारा डी टी। इसको और स्प्लिट करते हैं, 1/t इंटीग्रल माइनस टी बाई टू से लेके प्लस टी बाई टू, दिस इज एफ ऑफ टी कॉस इट इज नथिंग बट एन ओमेगा नॉट टी डी टी माइनस आयोटा 1/t, 1/t यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रल माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू एफ ऑफ टी, और यहां पर साइन एन ओमेगा नॉट टी, यहां पर डी टी भी हो गया। अच्छा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मैं जानबूझ के यहां 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूं, यहां 2 से डिवाइड भी करता हूं, यहां 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूं, और यहां पे 2 से डिवाइड भी करता हूं। कैंसिल हो गया, लेकिन नहीं कैंसिल कर रहे, ध्यान से देखिए। 2/t 2/t माइनस टी बाई टू एफ ऑफ टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। तो ये कुछ भी है या ए एन है, ए एन, लेकिन ए एन ही है या नीचे 2 भी है, तो दिस इज ए एन बाई टू। आयोटा बच गया माइनस के साथ, बाई टू भी बच गया, कोई बात नहीं। यहां देखिए, ये 2/t, ये 2/t माइनस टी बाई टू से टी बाई टू एफ ऑफ टी साइन एन ओमेगा नॉट टी, साइन एन ओमेगा नॉट टी, और ये कुछ भी है या बी एन है, बी एन है, तो यहां पे बी एन लिख देता हूं। ये जो हमने सॉल्यूशन किया है वो किसी के लिए भी किया है या सी एन के लिए किया है, सी एन के लिए। इसका मतलब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इसका मतलब मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि अगर कोई सीएन निकाल दे रहा है, कोई अगर सीएन निकाल ले रहा है, तो उसमें एएन भी छुपा है और उसमें बीएन भी छुपा है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, एएन अलग से निकाला जाए, बीएन अलग से निकाला जाए, तब सीएन बताया जाए, मतलब दो चीज अलग से निकाल के एक चीज बताया जाए, या सीएन निकाल के उसमें छुपे हुए एएन और बीएन को ढूंढ लिया जाए, ज्यादा अच्छा कौन सा है बताइए जरा सा। एक से दो निकालना या दो निकाल के एक निकालना, बताइए जरा सा। तो ज्यादा अच्छा तो ये है कि सीएन निकालो, उसी में कौन कौन है बताइए जरा सा, एएन और बीएन। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आज के बाद एएन निकालेंगे, बीएन निकालेंगे या सीएन निकालेंगे, सीएन निकालेंगे। क्यों सीएन निकालेंगे? क्योंकि सीएन में ही क्या छुपा होगा, एएन भी छुपा होगा, सीएन में ही क्या छुपा होगा, बीएन छुपा होगा। तो हम लोग आज के बाद कोशिश करेंगे सीएन निकालने की। क्लियर है यहां पर? अच्छा, एक बात बताइए, अगर इसमें एन की वैल्यू 0 पुट कर दी जाए, एन की वैल्यू, तो C0 1/t माइनस टी बाई टू से टी बाई टू एफ ऑफ टी ई की पावर 0 1 हो जाएगा, यहां पर dt। इस फार्मूले को देखिए और इस फार्मूले को देखिए, क्या सेम नहीं है क्या? बिल्कुल सेम है। इसका मतलब जो ए नॉट निकालते थे वही सी नॉट रहेगा। क्लियर है? यहां पर ए नॉट और सी नॉट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए नॉट और सी नॉट बिल्कुल एज इट इज सेम रहेंगे। क्लियर है? यहां पर बात समझ में आया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे चलते हैं। दोबारा मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं, यहां देखिए जरा सा,
सी हम लोगों ने जो सी एन निकाला वो जो आया था, ध्यान से देखिए जरा सा, 1/t इंटीग्रल माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस लगा के करिए आयोटा एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ये माइनस और प्लस से पीरियोडिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। क्लियर है यहाँ पर बात समझ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोगों ने ओपन कर लिया था तो ये हो गया था 2/t इंटीग्रल, नो इट इज नथिंग बट 2/t एंड हेयर इट इज नथिंग बट 1/2। ये हम कर चुके थे। एफ ऑफ टी दिस इज cos n ओमेगा नॉट, इट इज नथिंग बट t n ओमेगा नॉट t dt माइनस t बाई टू से लेके प्लस t बाई टू माइनस आयोटा बाई टू, दिस इज 2/t इंटीग्रल माइनस t बाई टू से t बाई टू, दिस इज f ऑफ t। अभी पीछे तो किया था साइन, इट इज नथिंग बट n ओमेगा नॉट, इट इज नथिंग बट t dt। इसको हमने bn बोल दिया था, इसको हम लोगों ने an बोल दिया था, तो जो cn आया था an बाई टू माइनस आयोटा इट इज नथिंग बट bn बाई टू। ये हम लोग रिजल्ट निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम आज के बाद cn निकालेंगे, उसी में से हमको क्या क्या मिल जाएगा बताइए जरा सा, an bn मिल जाए, और एग्जाम में an bn ही पूछता है। अब an bn निकालने का दो तरीका है, उनको अलग अलग निकालिए या cn निकालिए। cn में इंटीग्रेशन ज्यादा आसान होगा, वैसे हम लोग इंटीग्रेशन यूज नहीं करेंगे लेकिन फिर भी cn निकालना ज्यादा फायदेमंद होगा। देखिए आगे प्रोसीड करते हैं, देखिए जरा सा, तो cn आ गया। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, ध्यान से देखिए जरा सा, अगर यहां c कॉन्जुगेट n लिख दिया जाए, c कॉन्जुगेट n, ध्यान से देखिए जरा सा, c कॉन्जुगेट n, सी हियर, c कॉन्जुगेट n दैट इज इक्वल टू an बाई टू, ध्यान से देखिए जरा सा, माइनस आयोटा bn बाई टू ही रहेगा या कॉन्जुगेट में प्लस हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सी को वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, यहां पर जरा सा ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। देखिए c कॉन्जुगेट n दैट इज इक्वल टू an बाई टू bn बाई टू, बीच की साइन प्लस, तो ये c कॉन्जुगेट n आ गया। अब मैं n की जगह माइनस n डालता हूं, c माइनस n, जरा सा ध्यान से देखिए, जब यहां n की जगह माइनस डालोगे तो ये प्लस हो जाएगा, जैसे ही यहां प्लस होगा ये सेंटर वाला प्लस आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला तो an था बाई टू, ये an बाई टू, ये वाला तुम्हारा bn था और ये बाई टू, प्लस भी है बीच में आयोटा bn डिवाइडेड बाई टू, दैट इज नथिंग बट सिंपली दैट इज इक्वल टू क्या बताइए जरा सा, cn। c कॉन्जुगेट n भी an बाई टू प्लस आयोटा bn बाई टू। तीन कंक्लूजन में बोलता हूं यहां से, ध्यान से देखिए, c कॉन्जुगेट n an बाई टू प्लस आयोटा bn बाई टू है, c ऑफ माइनस n जो निकाल रहे हैं वो भी an बाई टू प्लस आयोटा bn बाई टू है। c कॉन्जुगेट n इक्वल टू क्या आया, c माइनस n। लेकिन ध्यान से देखिए, जब c माइनस, भाई ये दोनों रिलेट तो होंगे लेकिन फंक्शन भी तो रिलेटिव, मतलब किसी और का निकाल रहे हैं, कोई किसी और का निकाल रहा है और बोल रहा है इक्वल है, वो तो नहीं माना जाएगा। c माइनस n भी किसके लिए निकाला गया, f ऑफ t के लिए, तो उसी तरह c कॉन्जुगेट n भी किसके लिए निकाला गया होना चाहिए, f ऑफ t के लिए। इसका मतलब कॉन्जुगेट लगाने से फंक्शन में चेंज नहीं आया होना चाहिए, और अगर फंक्शन में चेंज नहीं आया होने का मतलब इसमें कोई आयोटा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताइए जरा सा, नहीं होना चाहिए। और अगर नहीं होना चाहिए तो दिस इज अ रियल फंक्शन, इमेजिनरी फंक्शन और ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, बताइए जरा सा, रियल फंक्शन। तो ये रिजल्ट जब ही लागू है जब फंक्शन कैसा होगा, बताइए जरा सा, रियल लागू। ये क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में मेंशन किया जाए कि फंक्शन रियल है तो c कॉन्जुगेट n हमेशा किसके बराबर होगा, बताइए जरा सा, c माइनस n। मैं एक बात और बोलता हूं, अच्छा हम लोग an जब लिखते थे तो n की वैल्यू 1 2 3 4 लिखते थे, लेकिन आज अगर c2 है तो माइनस लगाएंगे तो c माइनस टू भी होगा, c3 लगाएंगे तो c माइनस थ्री भी होगा। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन में नेगेटिव कोएफिशिएंट भी आ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 1 से इंफिनिटी था, आपको बात समझ में आया? अरे यार ऐसा लिखा था ना, वी हैव रिटन लाइक दैट, n इज इक्वल टू 1 से लेके सो ऑन लाइक दैट। लेकिन आज अगर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, -1, 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, -2। मतलब कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल वाले तरीके से अगर कोई आंसर निकालेगा तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। कोई n -1 रख देगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 रखेगा तो +2 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि n की वेरी अगर कोई पॉजिटिव करेगा तो नेगेटिव भी आएगा, नेगेटिव करेगा तो पॉजिटिव भी आएगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल वाले तरीके से अगर कोई कोएफिशिएंट की तलाश में चलेगा तो कोएफिशिएंट्स जो cn होंगे उसमें सिर्फ पॉजिटिव ही आना चाहिए, नेगेटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। लेकिन ट्रिग्नो में a1 a2 a3 an था, n की वैल्यू 1 से थी तो वहां पे पॉजिटिव ही आने थे। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो एक बात तो ये हो गई, एक बात तो ये हो गई।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज और हम लोग देखेंगे कि आप लोग जैसा डेल्टा फंक्शन पढ़ते हैं, कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ाता है डेल्टा फंक्शन, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसे डेल्टा फंक्शन इतना, भले ही डेल्टा फंक्शन दुकान में खरीदिए तो साइन फंक्शन मिलता है, कोसाइन फंक्शन मिलता है, डेल्टा फंक्शन मिलता नहीं। आपने फंक्शन जनरेटर देखा होगा लैब में, तो साइन वेव है, कोसाइन वेव है, ट्रायंगुलर वेव है, वहां पे डेल्टा वेव नहीं है, लेकिन फिर भी डेल्टा पढ़ाया जाता। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे डेल्टा वेव इतना कारआमद है कि बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को तोड़-फोड़ मचा देता है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में ये शो होगा। तो उसमें जो है आपको क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। आपको समझ में आया नहीं समझ में आया? तो वी विल सी व्हाई वी आर स्टडीइंग डेल्टा फंक्शन एंड हाउ इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू ब्रेक एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन इनटू सिंपलर वन, और क्वेश्चन 1 मिनट में आता है आंसर। क्लियर है यहाँ पर? ये कमाल है डेल्टा फंक्शन का। तो हम लोग देखेंगे जो 3 पेज में इंटीग्रेशन आना चाहिए, कैसे 2 लाइन में आके सिमट जाता है। हम लोग थोड़ा टाइम दे दीजिए, वी विल स्टार्ट वंस अगेन। क्लियर? ठीक है भूपेंद्र?